हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और कहा जाता है काफ़ी डिफ़िकल्ट टॉपिक है और स्टूडेंट्स को समझ भी नहीं आता। बट मेरे हिसाब से ये सबसे इजी टॉपिक है और स्कोरिंग है। और एक बात और, इस टॉपिक पे 12th क्लास में हर बार एक क्वेश्चन आता है और इस टॉपिक का नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपका हर बार इस पे आएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन पे। 4 का और कई बार 6 का भी आता है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी तो नहीं लेकिन ये कह सकता हूँ कि हाँ, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और इवन क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा थ्योरी बेस्ड है और प्रैक्टिकल इसमें कम है या लिखना ज़्यादा पड़ता है, लेकिन हाँ, मैं आपको लिखने का भी एक तरीका बताऊंगा और उस तरीके से आपको इसके क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन को हमें समझने के लिए हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला, रिफ्लेक्सिव क्या है। दूसरा, सिमेट्रिक क्या है। और तीसरा और आखिरी, ट्रांजिटिव। अब हमें ये तीनों चीज़ें क्यों पढ़नी पड़ती है, उसका रीज़न ये है कि कोई भी रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन तभी होगा जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। इनमें से कोई एक भी नहीं हुआ तो हम उसे इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहेंगे। तो हम अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात कहूँ तो हम ये कहेंगे कि अ रिलेशन is said to be an equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive। तो ये डेफिनेशन हमें ये कह रही है, कोई भी रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन तभी कहलाएगा जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो पहला क्वेश्चन, रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है और ट्रांजिटिव क्या है, और हम कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है या कौन सा ट्रांजिटिव है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव से। अच्छा, यहाँ पे मैं इन डेफिनेशन में 2 चीज़ें यूज़ करूँगा, इफ़ और देन। इफ़ का मतलब होगा हमेशा गिवन पार्ट। इफ़ गिवन पार्ट होगा और देन हमारा जो हमें शो करना है। तो अगर इफ a, a बिलोंग्स टू r, r यहाँ पे रियल नंबर नहीं है, r यहाँ पे एक रिलेशन है जिसको मैं r से डिनोट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर कोई रिलेशन में 2 सेम एलिमेंट, यहाँ पे a, a को मैंने 2 सेम एलिमेंट कहे हैं, 2 सेम एलिमेंट उसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि r इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक बार फिर से कहता हूँ, एक रिलेशन में जिसमें 2 सेम एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं तो हम उसे एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये लिख सकते हैं, मान लो 1, 1, 2, 2, 0, 0 या कुछ भी, x, x भी हम कह सकते हैं, या हम t, t भी कह सकते हैं, कुछ भी। तो इन सारे केस में हमारा r रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड है हमारा सिमेट्रिक। अब अगर किसी सिमेट्रिक, आप अगर किसी नाम से भी कह रहे हैं तो सिमेट्रिसिटी, अगर हम किसी कहें कि एक तरह से मिरर इमेज का मतलब है अगर
अब यहाँ पे इफ़ का मैंने यूज़ किया, ये गिवन पार्ट होगा, यानी कि ये वाली कंडीशन होनी ही होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन होगी तब आप आगे देख पाओगे कि ये सिमेट्रिसिटी चेक कर पाओगे, सिमेट्रिक रिलेशन है चेक कर पाओगे। अगर किसी फंक्शन में a, b बिलोंग कर रहा है, देन तब b, a भी बिलोंग करे तो हम उस r को कहेंगे कि वो r सिमेट्रिक है। इसको एक बार और देखते हैं कि मैंने अभी जो आपको मिरर इमेज वाली बात कही थी वो क्या थी। सिमेट्रिसिटी एक कुछ भी नहीं होती, मिरर इमेज की तरह ही है एक तरह से। जैसे कि मैंने कहा कि a, b, अब यहाँ से अगर मैंने इसकी मिरर इमेज बनाई तो a आएगा और b आएगा। तो इसका मतलब कि अगर a, b r से बिलोंग कर रहा है तब हमारा b, a भी बिलोंग करेगा और उसी को हम सिमेट्रिक कहेंगे। ये एक तरह का मैंने आपको ये डेफिनेशन थोड़ी क्लियर हो जाए इसको करने के लिए किया है। अब इसके एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखेंगे कि मान लो कि 1, 2 r में है और 2, 1 भी है, तो हम कहेंगे कि r हमारा सिमेट्रिक है। ऐसे ही हम कुछ और भी ले सकते हैं, 2, 3, 3, 2, ऐसे ही रिवर्स वगैरह, x, y, y, x ऐसे करके। अब आते हैं हम थर्ड डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट है, और अगर मैं कहूँ कि पूरा एक बार आप इस पूरे को भी देख सकते हैं। और एक तरह से हम थर्ड डेफिनेशन जो हमारी ट्रांसिटिव की है वो ही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। चलो देखते हैं कि उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। थर्ड डेफिनेशन हमारी आती है ट्रांसिटिव की। अच्छा, ये ट्रांसिटिव थोड़ा बहुत एक उसकी तरह है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम आगे बढ़ेंगे, ये भी लगभग उसी की तरह ही है। तो इसमें हम यहाँ पे इफ़ वाली कंडीशन यहाँ पे 2 होगी। मान लो कि a, b और b, c दोनों बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे इफ़ वाली कंडीशन यानी कि गिवन पार्ट। अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताते वक्त कहा था कि जब भी इफ़ होगा वो गिवन पार्ट होगा और वो होना ही होना है। और इन दोनों गिवन पार्ट से हमें जो चीज़ शो करनी है वो क्या होगी, देन a, c आल्सो बिलोंग्स टू r, ये हमें शो करना है। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि a, b बिलोंग करें और b, c बिलोंग करें, तो a, c भी उसमें आ रहा हो तो हम कहेंगे कि r इज ट्रांसिटिव। अब इसके एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं 1, 2 और 2, 3 मान लो बिलोंग कर रहा है। अब इसको देखने का एक ये भी है कि ये लास्ट वाला जो एलिमेंट है इस दोनों के हटा दो, इसका लास्ट और इसका पहला एलिमेंट हटा दे तो क्या बचा 1, 3। अगर 1, 3 भी उसमें बिलोंग कर रहा होगा तो हम सीधा कहेंगे कि r इज ट्रांसिटिव। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हम कहेंगे नहीं है। एक थोड़ा और एग्जांपल भी ले सकते हैं। मान लो कि मैंने लिया 1, 2 और एक लिया 2, 1। हालांकि ये पिछले एग्जांपल में मैंने ये सिमेट्रिसिटी को तो सिग्निफाई कर रहा है। अगर यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि आपके फंक्शन में 2, 2 भी बिलोंग कर रहा है, जो कि इसका लास्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट स्प्लिट करने पे 2, 2 भी बिलोंग कर, तो भी ये देखेंगे कि आप ट्रांसिटिव के ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर गया है, तो इस केस में भी r हमारा ट्रांसिटिव होगा। तो ये आपकी कुछ डेफिनेशन थी। मैं एक बार फिर आपको इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा जल्दी से रिकैप में क्या देता हूँ। पहला मैंने अभी आपको बताया कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि एक फंक्शन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांसिटिव हो, वो तीनों चीज़ें को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन हो। यही मैंने आपको डेफिनेशन में लिखा है। रही बात आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, जब किसी रिलेशन में सेम एलिमेंट बिलोंग कर रहा हो तो हम उसे रिफ्लेक्सिव कहेंगे। इसके एग्जांपल 1, 1, 2, 2, 0, 0, x, x, y, z ऐसे कुछ भी बहुत सारे। और अगर सिमेट्रिसिटी की बात करें तो अगर किसी एलिमेंट में a, b बिलोंग कर रहा है और b, c भी बिलोंग करे तो हम उसे सिमेट्रिक कहेंगे। इसका एग्जांपल 1, 2, 2, 1। और अब आते हैं हम ट्रांसिटिव पे। ट्रांसिटिव के अंदर हम लेंगे अगर a, b बिलोंग कर रहा है, b, c बिलोंग कर रहा है r से, तो a, c भी बिलोंग करे तो अब हम उसे कहेंगे ट्रांसिटिव। मेरे हिसाब से आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। और वीडियो का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप पोस्ट करके इसको आप अपने नोट्स या उसमें बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं ताकि और को भी हेल्प हो। और ये क्योंकि सबसे टफ टॉपिक है तो अभी हम इसके क्वेश्चन भी कुछ डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है, मैं उनके सॉल्यूशन आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे उन्हें सॉल्व करना है। चलिए जल्दी से बिना कोई टाइम वेस्ट करें हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपका, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से कहें कि लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन अ प्लेन
बहुत सारी लाइन का सेट है एक प्लेन में, और आर रिलेशन को हम डिफाइन तब करते हैं L1, L2 सच दैट, इसका सच दैट होता है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। इसका मतलब ये है कि L1, L2, फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिलेशन का जो आपको इसमें रिलेशन कहा है इसका मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि L1, L2 R से तभी बिलोंग करेगा, ये रिलेशन R है, फिर से कह रहा हूँ रियल नंबर नहीं है, तभी बिलोंग करेगा जब L1 L2 के परपेंडिकुलर हो। ये आपको कंडीशन दी थी और इसको ही हम लेके चलेंगे। अब हमें इसमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि ये सिमेट्रिक है, लेकिन ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना तो ये ट्रांसिटिव है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। पहला हमने हेडिंग लिखी रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव को चेक करने के लिए मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूँ, ये मैं हर क्वेश्चन में फॉलो करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे ये जैसे मैंने एक रफ पेज सा बनाया वो बना लेंगे। अभी मैंने आपको कहा था कि रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट बिलोंग होने चाहिए, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में लिखाया था A, बिलोंग करेगा। ये थोड़ा रफ पार्ट है, इसको सॉल्यूशन में नहीं लिखेंगे। जब सेम एलिमेंट बिलोंग करेंगे तो उसे हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे। तो वो क्योंकि ये आपकी देन वाली कंडीशन नहीं है, ये इफ वाली भी कंडीशन प्रॉपर तरीके से नहीं है, क्योंकि इसमें यही शो करना है। तो मैंने रफ में अपने आप मान लिया, क्योंकि यहाँ पे L1 L2 ले रखा, तो मैंने मान लेते हैं कि L1, L2 R से बिलोंग करेंगे। मैंने ये ऐसा माना है रफ में। हालांकि ये मेरे को शो करना है, मैं डायरेक्ट यहाँ से शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि जो चीज़ शो करनी होती है हम उसे हमेशा मैथ्स में आखिरी में लिखते हैं। लेकिन मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अभी आपको थोड़ी देर में थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो क्या होगा, उसका मतलब ये है, अभी मैंने जैसे बताया था L1, L2 R से बिलोंग करेगा, तो L1 परपेंडिकुलर होगा L2 के। और अगर मैं कह रहा हूँ कि L1, L1 R से बिलोंग करे, इसका मतलब है मैं कह रहा हूँ कि L1 परपेंडिकुलर है L1 के। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ से, मैं यहाँ से ये कह रहा हूँ कि एक लाइन खुद ही के परपेंडिकुलर है। तो आपको ये बात पता होगी, कोई भी लाइन, किसी भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि वो खुद के परपेंडिकुलर हो जाए। तो इस बात से ही अब ये जो बात आई है, जो अभी मैंने आपको रीज़न बताया कि कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होगी, इस रीज़न से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। यानी कि जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे करी है, मैं जस्ट इसे रिवर्स फॉलो करूँगा मेन सॉल्यूशन में। यानी कि since we know that no line is perpendicular to itself, यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि L1, L2, L1 is नॉट परपेंडिकुलर, ये थोड़ा फुल आप लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर टू L1, यानी कि L1 कभी भी अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होगी। इसका मतलब मैंने क्या कहा कि L1, L1 कभी भी बिलोंग नहीं करेगा R रिलेशन में। यानी कि मैंने जो ये कहा कि इसकी कंडीशन से, आपको जब भी कोई चीज़ शो करनी है उसकी कंडीशन से ही शो करनी होती है हमें इसमें। अब कंडीशन यहाँ थी कि L1 परपेंडिकुलर होगा L2 के, तभी हम कहेंगे कि L1, L2 बिलोंग करेगा R से। अब इस केस में मैंने आपको दिखा दिया है कि L1, L1 R के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, तो मैं यही भी कह सकता हूँ तो L1, L1 R से बिलोंग भी नहीं करेगा। और यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये आपकी रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन को इसने डिनाई किया, तो इसलिए ये R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। इस केस में R हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एक बार फिर से हमने शुरू कैसे किया था, हमने किया था कि मान लिया था मैंने कि L1, L1 अगर R से बिलोंग होगा तो क्या होगा। अगर L1, L1 R से बिलोंग करेगा तो एक होगा कि उसकी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि L1 परपेंडिकुलर होना चाहिए L1 के। इसका मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कोई भी लाइन अपने खुद के ही परपेंडिकुलर, जो कि हमारा रीज़न ये पॉसिबिलिटी नहीं है। यहीं से हमने इसे शुरू किया कि सिंस वी नो दैट कि नो लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, यानी कि कोई भी लाइन अपने खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि L1 भी परपेंडिकुलर नहीं होगा L1 के, यानी कि L1, L1 आपका R से बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब R हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हम सेकंड केस शुरू करते हैं। सेकंड हमारा इसमें चेक करना है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए आपको मैंने कहा था कि इफ़ A, B बिलोंग्स टू R, ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर A, B R से बिलोंग करेगा तो B, A भी R से बिलोंग करना चाहिए। तो यानी कि अब यहाँ पे मैंने माना कि इफ़ वाली कंडीशन को हम लेट करेंगे, या गिवन पार्ट होता है,
इसको लेके ही हमारी डेफिनेशन आगे बढ़ेगी। मैंने मान लिया कि लेट किया कि L1, L2 R से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि L1 परपेंडिकुलर होगा L2 के। अब एक चीज़ और, अगर कोई लाइन, अब आपको हमें पता है कि हमें यहाँ पे शो क्या करना है, हमें शो करना है कि L2, L1 भी R से बिलोंग हो जाए। अगर ये ऐसा केस हो गया तो हम कहेंगे कि R हमारा सिमेट्रिक है, यानी कि दैट इज टू शो, हमें क्या शो करना है कि L2 परपेंडिकुलर हो L1 के। अब ये बात सब जानते हैं कि अगर कोई दो लाइन एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर तो दूसरी भी ऑटोमेटिक अब दूसरी पहली वाले के परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब क्या है? इसकी गिवन पार्ट से, या ध्यान से देखिए, मैं गिवन पार्ट से ही जो शो करना है उसका गिवन पार्ट निकाल रहा हूँ, और यही करना है क्योंकि ये पार्ट तो हमें शो करना है, ये लास्ट में आना चाहिए। इसका मतलब मैं इस वाले पार्ट से क्या कह सकता हूँ, L1 परपेंडिकुलर L2 के, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि L2 भी परपेंडिकुलर होगा L1 के। सीधी बात है कि अगर पहली लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दूसरी भी तो पहले के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब यहाँ से मैंने आपको क्या कह दिया कि L2, L1 किससे बिलोंग कर रहा है? R से बिलोंग कर रहा है। यानी कि यहाँ से हमने आपको सिमेट्रिक की डेफिनेशन कर दी, यानी कि मैं यहाँ से क्या कह रहा हूँ कि R इज सिमेट्रिक। यहाँ से हमारा R इज सिमेट्रिक। तो हमने यहाँ से शुरू क्या किया, हमने आपका गिवन पार्ट से ही शुरू किया। गिवन पार्ट हमारा होता है, या लेट करते हैं इफ वाला पार्ट को हम लेके चलते हैं कि L1, L2 मैंने माना कि बिलोंग कर रहा है। अगर वो बिलोंग करेगा तो L1 परपेंडिकुलर होगा L2 के, क्योंकि अगर पहली लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दूसरी भी पहले के परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब L2, L1 इसने की कंडीशन को इसने सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब L2, L1 भी R से बिलोंग करेगा, और यही हम सिमेट्रिक की डेफिनेशन थी। अगर L1, L2 बिलोंग करे तो L2, L1 भी बिलोंग करेगा, तो हम उसे सिमेट्रिक कहेंगे। यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा R सिमेट्रिक हो गया है। अब हम आते हैं लास्ट हमारा है तो लास्ट पार्ट हमारा है ट्रांजिटिव। हमें जैसे कि क्वेश्चन में पता था कि ट्रांजिटिव को शो नहीं करना। क्वेश्चन में था कि शो दैट R इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट ट्रांजिटिव। तो अब ट्रांजिटिव में हमारी थी दो कंडीशन कौन कौन सी थी? अगर A, B बिलोंग कर रहा है R से, B, C बिलोंग कर रहा है R से, देन अगर A, C भी R से बिलोंग करेगा तो हम कहेंगे कि R हमारा ट्रांजिटिव है। अब हमें यही डेफिनेशन यहाँ पे चेक करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इफ़ की कंडीशन 2 है, यानी कि हमें दो कंडीशन यहाँ पे माननी पड़ेगी, यानी कि गिवन पार्ट मान के चलना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्योंकि L1, L2 है तो मैंने मान लिया A हमारा L1 है, B हमारा L2 है, और C को मैंने L3 मान लिया, थोड़ा इजी करने के लिए। तो पहले मैंने माना कि L1, L2 R से बिलोंग करेगा। अगर ये बिलोंग करेगा तो कंडीशन के हिसाब से मेरा L1 परपेंडिकुलर हो जाएगा L2 के, और इसको मैंने इक्वेशन 1 मान ली। उसके बाद दूसरा दो गिवन पार्ट है, तो B, C के हिसाब से मेरे को B की वैल्यू है L2 और C की वैल्यू है L3। यानी कि अब मेरे को एक चीज़ और लेट करनी पड़ेगी कि L2, L3 बिलोंग करेगा R से। अगर ये R से बिलोंग करेगा इसका मतलब ये है कि L2 परपेंडिकुलर होगा L3 के। ये हमने इक्वेशन 2 मान ली। अब मुझे शो क्या करना है? मुझे यहाँ पे शो ये करना है कि L1, L3 बिलोंग करे R से, यानी कि मुझे शो करना है L1 इज परपेंडिकुलर टू L3। अगर ये शो हो गया तो मैं ये कहूँगा कि R मेरा ट्रांजिटिव भी होगा। अब इन दो फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2 मैं आपको क्या कह सकता हूँ? फ्रॉम 1 and 2 हमें एक ये चीज़ कह सकते हैं, क्योंकि हम जो गिवन पार्ट है उनकी कंडीशन से ही जो हमें प्रूफ करना है उसकी कंडीशन निकालेंगे। सिमेट्रिक में भी हमने यही किया था। L1, L2 हमें गिवन था, उसी की कंडीशन से हमने L2, L2 की कंडीशन निकाली, देन शो किया। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन पार्ट 2 है और उनकी 2 गिवन कंडीशन भी है। हम इन्हीं का ही यूज़ करके जो हमें शो करना है उसकी गिवन कंडीशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो यानी कि फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिल सकता है कि मान लो कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के। मैंने एक फिगर बना रहा हूँ आपके सामने। मान लो ये लाइन L1 है और ये परपेंडिकुलर है L2 के, और दूसरी लाइन L2 भी परपेंडिकुलर है। तो ये तभी होगा जब एक लाइन ऐसे हो। अब अगर आप देख रहे हैं कि L1 और L3 दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं, परपेंडिकुलर नहीं हो सकते। तो फ्रॉम 1 and 2 मैं क्या कह सकता हूँ? L1 इज पैरेलल टू L3 बट नॉट परपेंडिकुलर। यानी कि L1 और L3 पैरेलल हो सकते हैं लेकिन
परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, यानी कि हम ये कह रहे हैं L1 इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू L3, यानी कि हमारी कंडीशन ये डिनाई कर गई, यानी कि L1, L3 नॉट बिलोंग कर गया R से, यानी कि हमारा R इस केस में ट्रांजिटिव नहीं हुआ। यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था और यही हमें शो करना। और कुछ इसी तरह से आपको सॉल्यूशन लिखने हैं। आप वीडियो को पॉज करके या आगे करके सॉल्यूशन को कॉपी कर सकते हैं। अब बहुत जल्द हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी काफ़ी बार आ रखा है। तो इसके अंदर देखते हैं हमें क्या क्या रखा है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट A इक्वल टू दिस गिवन बाय दिस, यानी कि आर रिलेशन A, B आर से तब बिलोंग करेगा जब उसका मॉडुलस का डिफरेंस इवन हो, यानी कि इवन नंबर आए। अब यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें क्या कहा है, आर इक्वल टू A, B सच दैट मॉड ऑफ A माइनस B इज़ इवन। मैंने आपको इसका मतलब निकालना बताया था कि A, B आर से तब जब अगर बिलोंग कर रहा है तो वो तभी करेगा जब वो मॉड ऑफ A माइनस B यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो हमें इसमें हम A, B आर से तभी बिलोंग करेगा जब ए मॉड ऑफ A माइनस B इवन हो, यानी कि इनका डिफरेंस इवन आ रहा हो। तो हम जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है फर्स्ट ऑफ ऑल इसे, और नीचे वाले की हम बाद में बात करेंगे कि शो दैट एलिमेंट ये रिलेट कैसे कर रहे हैं एक दूसरे से। और अगर पहले तो शो करना है कि 1, 3, 5 एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, दूसरा शो करना है 2, 4 भी एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे। इस वाली पार्ट को भी हम शो करेंगे कि हमें कैसे करना है। तो फर्स्ट, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है तो हमें 3 चीज़ें शो करनी पड़ेगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव की, क्योंकि मैंने आपको रिफ्लेक्सिव में मेथड जो बताया है वो आपका रिवर्स से करना है। रिवर्स से यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन को फॉलो करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा क्या है। और अब तक मेरे हिसाब से आपको भी ट्राई करना चाहिए पहले वीडियो पोस्ट करके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या होता है। अब जैसे यहाँ पे हमें एलिमेंट A, B का है, तो मैं सेम एलिमेंट मान लेता हूँ A, R से बिलोंग करे तो क्या होगा इसकी कंडीशन के हिसाब से मॉड ऑफ A माइनस B इज़ इवन होगा, यानी कि A माइनस A 0 होता है, यानी कि मॉड 0 इज़ इवन, यानी कि मॉड 0 का मतलब 0 हो गया, यानी कि 0 इज़ इवन, यानी कि जो कि बात सच है। 0 एक इवन नंबर है, सही है, यानी कि ये बात जब आपका ऐसे ये ट्रू वाला फर्स्ट केस में हमारा नहीं हुआ था, सेकंड केस में यहाँ वाले पे हो रहा है, यानी कि हमें, क्योंकि मैंने आपको बताया था हम उल्टे से ही शुरू करेंगे, यानी कि हमें शुरू कहाँ से करना है, 0 इज़ इवन। लेकिन आप 0 इज़ इवन लिखेंगे तो कुछ लैंग्वेज नहीं बनेगी, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे सिंस वी नो दैट 0 इज़ ऑलवेज इवन। हमें पता है 0 इवन है, अगर 0 इवन होगा तो A माइनस A भी इवन होगा। अगर A माइनस A इवन है, यानी कि मॉड ऑफ A माइनस A, ध्यान से देखिए मैंने सिंपल प्रीवियस प्रोसेस ही इसका यूज़ किया है, इज़ ऑल इवन। और अगर मॉड ऑफ A माइनस A इवन है तो कंडीशन की सेटिस्फाई बन गई है, तो यानी कि A, A हमारा बिलोंग करेगा R से। देयरफॉर हम आपके यहाँ से ये कह सकते हैं कि R इज़ रिफ्लेक्सिव। फिर से हम करते हैं, हमने शुरू यहाँ से किया था कि 0, क्योंकि इवन नंबर है, 0 इवन है तो A माइनस A भी इवन होगा, क्योंकि 0 को हम A माइनस A लिख सकते हैं, और A माइनस A इवन होगा तो उसका मॉडुलस भी इवन होगा। अगर उसका मॉडुलस इवन है तो ये आपकी क्वेश्चन की कंडीशन बन गई है। कंडीशन बन गई तो A, A आपका R से बिलोंग कर जाएगा, यानी कि R हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकंड केस हमारा है सिमेट्रिक का। अब सिमेट्रिक में क्योंकि एक इफ़ वाली कंडीशन है, यानी कि एक हमें कंडीशन लेट करनी पड़ेगी, तो पहले मैंने लेट कर लिया कि A, B मेरा R से बिलोंग करेगा। अगर बिलोंग करेगा तो मॉड ऑफ A माइनस B इवन होगा। अगर इवन होगा, अब एक चीज़ और, अगर मान लो मैंने आपसे कहा कि 2 इवन नंबर है, तो क्या -2 इवन नहीं होगा? नेगेटिव से इवन और ऑड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पे क्या किया,
मैंने यहाँ पे इसके अंदर से नेगेटिव कॉमन ले लिया। अगर मैंने नेगेटिव कॉमन लिया तो भी ये इवन ही रहेगा। और आपको पता है माइनस मोड के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मॉड ऑफ b माइनस ए इवन होगा। और यही कंडीशन हमें b कॉमा ए को बिलोंग करने के लिए चाहिए थी, यानी कि हमारे पास ये आ गया कि b कॉमा ए बिलोंग कर गया r से, यानी कि देयरफॉर अब हम ये कह सकते हैं r हमारा सिमेट्रिक भी है। अब थर्ड केस हमारा जो है वो है ट्रांजिटिव का। अब ट्रांजिटिव में हमारे पास दो कंडीशन होती है। दो कंडीशन कौन कौन सी? ए बी और बी सी। तो पहले मैंने ए बी को लेट किया कि वो आर से बिलोंग कर रहा है। अगर वो आर से बिलोंग करेगा तो कंडीशन के हिसाब से मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन होगा, और इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। और दूसरी कंडीशन थी, लेट किया मैंने बी कॉमा सी आर से बिलोंग करेगा। अगर बी कॉमा सी आर से बिलोंग करेगा यानी कि मॉड ऑफ बी माइनस सी भी इवन होगा। अब मैंने एक चीज़ यहाँ पे किया, अब हमें शो करना है a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, यानी कि हमें शो करना है मॉड ऑफ a माइनस सी इज़ इवन। अब एक चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर मेरे को ये शो करना है और मैंने 1+2 कर दिया, मैंने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करा, तो मेरे पास आएगा मॉड ऑफ a माइनस बी प्लस मॉड ऑफ b माइनस सी। अब क्योंकि दो इवन नंबर को हम ऐड करते हैं तो जो नंबर आता है वो भी इवन ही होता है, तो इसको मैं इवन कह सकता हूँ इन दोनों का एडिशन। अब नेक्स्ट केस में इसको मैं लेस देन इक्वल टू कर सकते हैं, ये इनइक्वालिटी का है। मॉड ऑफ ए माइनस बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ मॉड ए माइनस मॉड बी, प्लस इसको लिख सकता हूँ मॉड बी माइनस मॉड सी, और इसको हम वैसे लिख सकते हैं, इससे ये कटा था मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ सी, और इसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस सी, जो कि ये भी इवन ही होगा क्योंकि ऊपर से सारी चीज़ें इवन चल रही थी तो ये भी इवन हो गया। यानी कि मैंने इन दोनों की कंडीशन से मॉड ऑफ ए माइनस सी को भी इवन ले आया। देयरफॉर ए कॉमा सी हमारा आर से बिलोंग कर गया, यानी कि आर हमारा ट्रांजिटिव हो गया। अब आर इस केस में रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हम ये लिख सकते हैं सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, therefore R is an equivalence relation। तो ये हमें फर्स्ट पार्ट था जो हमने शो करा इसका। अब सेकंड पार्ट पे भी हम आएंगे। सेकंड पार्ट इसका क्या था? सेकंड पार्ट इसके अंदर दो चीज़ क्या रखी हैं कि 1, 3 शो दैट द ऑल एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब ध्यान से देखेंगे कि 1, 3, 5 हम इससे रिलेट क्यों करेगा। अब ध्यान से देखेंगे 1, 3, 5 क्या है। 1, 3, 5 एक सारे के सारे ऑड नंबर है, यानी कि ये जो पूरा सेट है एक दूसरे से कब रिलेट कर रहा है, जब कि ये तो सारे ऑड नंबर है, यानी कि इनको मैं ये कह सकता हूँ ये रिलेट कर रहे हैं। और कैसे रिलेट कर रहे हैं? ये सारे के सारे सबसेट है ऑड सेट के, इससे रिलेट कर रहे हैं। सेम केस 2,4 से कैसे रिलेट कर रहा है? ये भी सबसेट है आपका किसका? इवन का। अब ये दोनों एक दूसरे से क्यों नहीं कर रहे हैं रिलेट? क्योंकि एक आपका ऑड का सबसेट है और एक आपका इवन का सबसेट है, तो दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करेंगे। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। सो थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे थोड़ा सा आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन मानिए क्वेश्चन सारे आसान हैं। आपको बस जो मैंने पीछे बताया है वही सारी चीज़ें फॉलो करनी है। तो हमें क्या कहा है कि रिलेशन आर इन अ सेट इज़ अ पॉइंट गिवन बाय पी क्योमा क्यू, यानी कि पी क्योमा क्यू आर से बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट
Q फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि P का डिस्टेंस ओरिजिन से और Q का डिस्टेंस ओरिजिन से अगर बराबर होगा तो हम कहेंगे P, Q हमारा बिलोंग कर रहा है R से, और इसको हमें इक्विवेलेंस रिलेशन करना है और फर्दर वाले पार्ट को हम डिस्कशन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं इसके सॉल्यूशन को। इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है तो हमें पहला केस हमें देखना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव का। रिफ्लेक्सिव की शुरुआत हम थोड़ा रफ से वही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बात P, Q की कही है, तो मैं मान लेता हूँ P, बिलोंग करेगा R से। इसका मतलब क्या है, P का डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि P का डिस्टेंस खुद के डिस्टेंस के तो ओरिजिन से बराबर ही होगा। ये बात हमने सीखी, यानी कि सिंस द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम origin is always same to itself, यानी कि ओरिजिन आपकी ये कंडीशन हो गई कि ओरिजिन से P का खुद का डिस्टेंस और P का सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम, P बिलोंग कर गया R से, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि R इज रिफ्लेक्सिव। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट जो हमारा है वो है सिमेट्रिक का। इसके अंदर हमें एक कंडीशन लेट करनी पड़ेगी, तो मैंने भी वही करी कि लेट किया कि P, Q बिलोंग कर रहा है R से। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है वही डायरेक्ट कॉपी कर रहा हूँ मैं हर बार। ये लैंग्वेज में कुछ ज़्यादा बना नहीं रहा हूँ या ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट मेरा हाथ इतनी तेज़ी से इसलिए चल रहा है क्योंकि मैं क्वेश्चन का ही फ़ायदा उठा रहा हूँ। जो क्वेश्चन में चीज़ें दी हैं उन्हीं को ही कॉपी कर रहा हूँ। फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि P का डिस्टेंस जो ओरिजिन से है, इसको थोड़ा फिगर के उस पर करते हैं। मान लो कि एक लाइन है, ये रहा पॉइंट P, इसका डिस्टेंस मान लो D, और ये रहा पॉइंट Q, इसका भी डिस्टेंस Q है, यानी कि ओरिजिन से इसका भी डिस्टेंस Q है और इसका भी Q है। जब ये होगा तो हम कहेंगे P, Q R से बिलोंग करें। अब एक चीज़, अगर P का डिस्टेंस Q के बराबर है तो हम ये भी कह सकते हैं Q का भी डिस्टेंस P के बराबर होगा। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि Q का डिस्टेंस जो ओरिजिन पे है वही सेम होगा P का डिस्टेंस ओरिजिन पे, अगर P का डिस्टेंस जो ओरिजिन से है वो हो Q के बराबर। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि एक ओरिजिन से P का डिस्टेंस D है, उसी ओरिजिन से Q का डिस्टेंस भी D है, तो अगर P बराबर Q है तो Q बराबर P भी होगा, वो भी D ही होगा और ये भी D ही होगा। यानी कि इस केस से मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि Q, P भी R से बिलोंग कर गया, इसका मतलब हमारा R सिमेट्रिक भी हो गया। थर्ड केस हमारा है इसको शो करने के लिए, वो है ट्रांसिटिव। अब ट्रांसिटिव में हमारे लिए फिर से दो ही कंडीशन है। पहली मैंने मानी कि P, Q R से बिलोंग करेगा, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम O, O इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम
ओ कॉमा ओ नहीं, ओरिजिन ही है 0,0। तो सेम केस इसको मैंने 1 मान लिया और मैंने फिर से लेट किया कि Q कॉमा PQR, R ले लेते हैं, R बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम ओरिजिन। और इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। फ्रॉम 1 और 2 मेरे पास क्या आया, फ्रॉम 1 और 2 मैं ये कह सकता हूँ कि ये तीनों के डिस्टेंस बराबर है, कि P का डिस्टेंस Q से बराबर है, Q का डिस्टेंस R से बराबर है। तो 1 और 2 से मैं ये कह सकता हूँ कि P का डिस्टेंस R के भी बराबर होगा, यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम ओरिजिन। और ये कंडीशन आपकी किसकी बन गई, ये बन गई P, R बिलोंग्स टू R। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं R हमारा इस केस में ट्रांजिटिव भी हो गया। अब क्योंकि R एसिमेट्रिक है और इस केस में भी हमारा हो गया कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम ओरिजिन। तो अगर ये हो गया तो हम ये कह सकते हैं P, R से बिलोंग कर रहा है, यानी कि R भी ट्रांजिटिव है। अब फिर से वही हम लिखेंगे कि इफ़, जो पिछली वीडियो में मैंने नीचे स्टेटमेंट लिखी थी, आप उसी को लिख सकते हैं कि R इज़ रिफ्लेक्सिव इफिनिसेंस, R इज़ रिफ्लेक्सिव symmetric and transitive, then R is an equivalence relation. तो हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट ख़त्म हो गया, हमने इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर दिया है। अब हमें सेकेंड पार्ट इसमें कहा है कि फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट related to point P is the circle passing through with origin as center। अब इस पॉइंट में ये कह रहा है, हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकल वे में देखते हैं। ये कुछ ये कह रहा है कि अगर कि एक पॉइंट है P का, एक P पॉइंट है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से कुछ है, इसके रिलेटेड पॉइंट, यानी कि इसके रिलेटेड पॉइंट कौन से होंगे, जिनका भी डिस्टेंस सेम होगा ओरिजिन से, यानी कि ये अगर ये सारे पॉइंट मिलेंगे तो क्या होगा। अगर आपको पता है कि एक सर्कल के अंदर भी अगर कोई पॉइंट जिसका डिस्टेंस बराबर है तो वो एक तरह से हमारा सर्कल बनता है, और इसमें भी यही कहा था कि वो सारे रिलेटेड पॉइंट आपके सर्कल बनने चाहिए। तो हम यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं कि अगर वो सारे पॉइंट मिलेंगे तो सारे पॉइंट आपके सर्कल कहलाएंगे। सो आज की फर्स्ट वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं। थोड़ी सी लंबी भी हो गई है, और हालांकि मैंने 2 क्वेश्चन और रखे थे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जो मतलब पढ़ नहीं पा रहे थे, मैं लॉकडाउन की वजह से उन तक पहुंच नहीं पा रहा था, तो मैंने ये यूट्यूब चैनल या इस वीडियो के ज़रिए आपकी फ़र्स्ट क्लास का जो भी मैं पढ़ाऊँगा तो वो मैंने भेज दिया है। अब आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इसकी कम से कम मेरे को इस वीडियो का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ कि इस पे कम से कम मेरे चैनल पे 100 सब्सक्राइब लाए, तो मैं आगे वीडियो और करूँगा। और जो भी होगा पूरी मैथ्स 12th क्लास की मैं वीडियो करूँगा, फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट तक, और 11th की भी डालूँगा इसके अंदर। सो बहुत सारे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी स्टूडेंट हैं जो लॉकडाउन के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं या उनको लग रहा है उनकी पढ़ाई सफ़र करेगी क्योंकि 12th बोर्ड होता है, और एक चीज़ और है कि 12th का जो पेपर है वो सबसे लॉन्गेस्ट पेपर है। आपको इससे बड़ा पेपर आपने अपने स्कूल लाइफ में नहीं दिया होगा। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि आपका लास्ट बोर्ड है या बोर्ड है इसलिए नहीं, ये लेंथ वाइज है, क्योंकि इतना बड़ा पेपर
फर्स्ट ऑफ ऑल अटैम्प्ट नहीं हो पाता तो आपको कुछ टेक्निक या कुछ चीज़ें आपको इसके अंदर लेके चलनी पड़ेगी जिससे आप इस पेपर को ख़त्म कर पाएँ। और मैं वो सारी चीज़ें आपको हर अपनी वीडियो में बताऊंगा और होपफुली कि आगे वीडियो आती रहेगी। और लाइक एंड सब्सक्राइब हुआ और ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिला तो मैं और सब्जेक्ट की भी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा या जो भी है करेंगे। सो आज फर्स्ट वीडियो के लिए गुड बाय और कीप स्टडी एंड स्टे सेफ एट योर होम एंड होप ओके।